बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक नया दिन है, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे सोहा अफजल, और ये स्क्रीन मेरे साथ शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। तो पहले उनको प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, फिर आपसे कहेंगे हैप्पी मंडे। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाची, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो, हाउ वाज योर वीकेंड? जी वालेकुम सलाम, सत गुड मॉर्निंग। वैसे ये आप कहती है ना, टाइम इज रनिंग लाइक अ बुलेट, वही बात है भाई कि जिंदगी जो है ना बड़ी तेज है। और वीकेंड तो अच्छा गुजरा, अपनों के संग गुजरा, और काफ़ी अरसे बाद जब मैं जाता हूँ और कहीं ना कहीं अपनों की गैदरिंग होती है तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। लेकिन आपका अपना टाइम कैसे गुजरा? यकीनन अच्छा ही गुजरा होगा, क्योंकि छुट्टियां होती हैं तो आप वैसे से जुमे के दिन से एक्साइटमेंट आपके चेहरे पर हमें नजर आती है। लेकिन चलिए, ये एक्साइटमेंट हर किसी को नसीब भी नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का सैटरडे ऑफ नहीं होता और एक संडे होता है, और संडे ऐसे शुरू होता है और ऐसे ही खत्म हो जाता है। वो इसलिए कि गर्मियों की हम तो बात करें तो खैर दिन लंबे होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि दिन में कर लेते हैं। लेकिन सर्दियों में दिन छोटे, शामें और रातें लंबी होती है, तो दिन का तो कहीं पता चलता ही नहीं है ना कि कहाँ गया। ऑल दो सैटरडे हो या संडे, होपफुली कि आपका वीकेंड बड़ा जबरदस्त गुजरा होगा। लेकिन आपके मंडे को, यानी फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, उसको जबरदस्त बनाने के लिए हम कुछ अच्छी और ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें लेकर आए हैं जो कि आपके दिन को जबरदस्त और हफ्ते को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं सियासत पर, मुल्क की माशी, इक्तिसादी, मुआशरती और सियासी सूरत हाल पर बात करने के साथ साथ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया पे आपको एंटरटेन कर रही हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर अवेयरनेस की अशद ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें और बहुत कुछ हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, जिसे हम कहते हैं टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से आज के 2 घंटे के शो में टॉप स्टोरीज में क्या क्या होगा, पहले आपसे ये शेयर कर लेते हैं। आपको पता है टॉप ऑफ द ऑल, सबसे पहले हम नहीं भूलते और ना ही आपको भूलिए कि मुल्क की सियासी सूरत हाल में क्या क्या हो रहा है। इंतखाबात के लिए 8 जनवरी के बाद 8 फरवरी के बारे में जो बात की जा रही थी, अब उस पर हतमी जो आप राय है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से और सदर पाकिस्तान की जानिब से कर दी गई है, और ये डेट अब फिक्स हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अभी भी कोई इबहम पाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो किस तरह से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही हैं, और आवाम को कन्विंस करने के लिए बयानिया उनका क्या होगा, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे पॉलिटिकल सेगमेंट में हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, और हमने शर्मीन उबैद शनोई की अगर हम बात करें, ऑस्कर के अवार्ड की बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के नाम बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि उन्होंने किए हैं, लेकिन उनके हमेशा टॉपिक अगर हम हरमीत देखें तो क्या ज़बरदस्त टॉपिक होता है, और हमेशा उन चीज़ों को और उन टॉपिक को एड्रेस करती हैं जिन पर बात करने की अशद ज़रूरत है। फुटबॉल की बात करें, फीफा की बात करें, लास्ट ईयर कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें, तो फुटबॉल के दिलदादा और शायकीन जो है वो पूरे दुनिया में बसते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात करें तो एक ऐसी मूवी और एक ऐसी उन्होंने पिक्चर करने की कोशिश की है जिसमें वो तमाम बच्चे जो कि फ़ुटबॉल के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से किस तरह से हर मुल्क से, हर खत्ते से लोग इकट्ठे होकर एक स्ट्रीट फुटबॉल वर्ल्ड कप के तौर पर यह है कि पूरी मूवी जिसमें से उन्होंने डिपिक्ट करने की कोशिश की कि कम वसाइल के बावजूद भी जुनून और शौक हो तो आप क्या नहीं कर सकते, तो इसको उन्होंने डिपिक्ट करने की कोशिश की है। वो ट्रेलर भी आपको दिखाएंगे और आपसे इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, और हमने एक चीज़ के बारे में बात करनी है जिसके बारे में हमेशा हम अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं। नौजवानों में हरमीत बढ़ता हुआ रुझान ये है, बल्कि नौजवानों में क्या, आप तो फैमिलीज में भी और बच्चों में भी, कि बस पाकिस्तान को छोड़कर हम कैसे जाएं, और उसके लिए बाय हुक और बाय क्रूक कोई भी किसी किस्म का हरबा अपनाने के लिए हम पीछे नहीं हटते कि मुल्क से बाहर जाएंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारा इंतजार कर रही होंगी। तो ये जो बढ़ता हुआ रुझान है, इसमें आपको किन चीज़ों को कीप इन माइंड रखना चाहिए, इसको आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी अब्रोड जाने का तो आपने किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कुछ विंटर और फैशन इंस्पो की बात करेंगे कि आपने अगर इंस्पिरेशन लेनी है तो सर्दियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, अगर आपने ईस्टर्न वेयर करना है तो कैसे होने चाहिए, वेस्टर्न वेयर करना है तो कैसे होने चाहिए, अपनी फिजिक के मुताबिक या फैशन में जो है वो आपको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। वैसे अरमीत लड़कों का मामला बड़ा क्लियर है इस मामले में ना, जैकेट पहनी, जीन्स पहनी और लो जी बस तैयार हो गए, किस्सा तमाम हो गया। लेकिन वैसे एक बात है सुहा, जैसे हम देखते हैं कि गर्मी सर्दी आती हैं तो कहीं ना कहीं खवातीन के हवाले से भी कोई बहुत सारी चीजें जो है आसान हो जाती है, नहीं मुश्किल हो जाती है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने फैशन भी करना होता है और ट्रेंड में भी आना होता है। खैर इस पर भी हमने आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करनी है कि सर्दियों में आपको कैसा लिबास पहनना चाहिए, उसके लिए कुछ अच्छी ऐसी टिप्स भी देंगे आपको, और कुछ अच्छे फैशन डिजाइनर से मुलाकात भी कराएंगे। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और मंडे डोज की बात करते हैं। मंडे डोज को हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो लेट्स टॉक अबाउट आज का डोज। मंडे में हम सबसे पहले सुबह सुबह आपको एक काम करते हैं, नूडल्स खिला देते
हैं इंस्टेंट नूडल्स की हम बात करते हैं। वैसे नाश्ते में तो आपको पता है ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, लेकिन बच्चे इतना पसंद करते हैं नूडल्स कि उनको नाश्ते में भी, दोपहर के खाने में भी और रात में भी अगर दे दे तो वो ना नहीं करेंगे। लेकिन इंस्टेंट नूडल्स एंड मीट जब आपको भूख लगे, और हल्की फुल्की भूख में था ना ऐड, लेकिन खैर उस ऐड के अलावा हल्की फुल्की भूख हो या ज़्यादा भूख हो, मेरे ख्याल से ये नूडल इज़ अ बेस्टेस्ट ऑप्शन सो फार। तो अब मैं आपको ये खबर दूंगी कि सबसे बड़े कप में नूडल्स पेश करने का ये आलमी रिकॉर्ड बना लिया गया है। और ये रिकॉर्ड जो है अगेन कहाँ से बना है, गेस करें हरमीत, ज्यादा रिकॉर्ड कौन बनाता है? चाइना से ही होगा। एग्जैक्टली, क्या बात है, चीन ने ये रिकॉर्ड बनाया है और दुनिया के सबसे बड़े बाउल में एक कप में कह सकते हैं उन्होंने बना ली नूडल्स। और नूडल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त है। मतलब कोई रिवायती नूडल्स नहीं बनाई, मतलब इसमें क्या ही मक्खन डाला, क्या ही सब्जियां डाली, क्या ही तमाम वो चीज़ें जो कि इस नूडल को टेस्ट को मज़ीद दोबारा कर दें वो बनाई। और उसके बाद इस कप के अंदर जो नूडल्स थी वो तमाम तर एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, लेकिन आलमी रिकॉर्ड बना लिया जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब दर्ज कर दिया गया है। वैसे आपने नाश्ते की बात की ना, चाइना में उमूमन हम देखते हैं कि सुबह के टाइम जो है वो नूडल्स ही उनका नाश्ता होता है। हम तो देख के वही हाय रब्बा वही वाली फीलिंग आ जाती है। तो लेकिन उनका नाश्ता जो है वो कमाल का इसी तरह होता है। और नूडल्स बड़े मज़े मज़े के नूडल्स आपको चाइनीज़ रेस्टोरेंट में नज़र आएंगे। और उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर बात है उन्हीं का फूड है और जिस तरीके से वो बनाते हो। फिर आपने मिक्स सब्जियों की बात की, हल्के फुल्के चिकन की थोड़े मोड़े पीस वो डाल लेते हैं, ऐसे में वो कुछ और भी डाल लेते हैं। लेकिन बहरहाल जो हमारे लिए डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा बात है हमारे लोग ज़्यादातर जाके हलाल ही खाते हैं, तो इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें, लेकिन खाने का टेस्ट बड़ा डिफरेंट होता है। और आपने बात दुरुस्त की कि कहीं ना कहीं अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो अब हम चाइना को भी देख रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के बाद अब वहाँ पे भी कोई ना कोई चीज़ें निकल आ रही हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा बनती जा रही है। तो बहरहाल कमाल किया उन्होंने। वैसे खाने पीने मैं जब इंग्रेडिएंट्स की बात कर रही थी ना, तो आप सिर्फ देख लें कि उन्होंने इंग्रेडिएंट्स क्या इस्तेमाल किए हैं। आप और मैं तो ऐसे ट्राई करेंगे तो कानों और आंखों में से आंखें लाल हो जाएंगी और कानों में से धुएं निकलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए इन्होंने मिर्चों के तेल का इस्तेमाल किया, फिर खुश्क तोफों का इस्तेमाल किया, मूंगफली का इस्तेमाल किया। मतलब आपको जैसे आउटर साइड से वो जो पिक्चर लगी हुई ना इस कप के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह की ये स्पाइसी नूडल्स हैं जो कि बना के उन्होंने रिकॉर्ड तो बना लिया है। लेकिन उसके बाद जब बच्चों ने खाया तो बहुत एंजॉय किया। और घर में भी मेरे ख्याल से मेरे लिए तो हरमीत ये बेस्ट ऑप्शन है, जब कुछ समझ नहीं आता नूडल्स बनाए, इंस्टेंट नूडल्स बनाए, खाएं और एंजॉय करें। खैर सुबह सुबह ट्राई ना कीजिएगा, दोपहर या शाम में खाइएगा। हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर हमने आपको अगेन चीन से देनी है, क्योंकि यही ऐसे काम करते हैं कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना देते हैं। और रसूमात तो कुछ उनकी ऐसी होती है कि हम सोचते हैं कि अच्छा जी ये रस्म आपको ज़रूर बतानी चाहिए। चीन के एक ऐसा गांव जहां पर ये रस्म बरसों से चलती आ रही है। चीन के एक गांव में शादी की अजीबो गरीब ये रस्म है। और रस्म क्या है मैं आपको बताती हूँ। रास्ते में बारात आ रही है और बारात को रोक लिया गाँव के लोगों ने। उसमें बूढ़े भी शामिल है, बड़े भी शामिल है। अब वो बारातियों से जो डिमांड करेंगे, और वो डिमांड क्या करते हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आपको हंसी आएगी बात सुन के। वो मांगते हैं सिगरेट बूढ़े, और फिर कुछ जवान है वो मांगते हैं पैसे। कुछ जवान है, मतलब अपनी मर्जी की चीज़ आपने मांगनी है जो आपको ज़रूरत है। और अगर आप नहीं देंगे, वो जो उन्होंने मुतालबा किया है उसको पूरा नहीं करेंगे, तो बारात बर वक्त दुल्हन तक नहीं पहुंच सकती। और अब इसके लिए पूरे गांव वालों ने आवाज़ बुलंद कर ली है कि ऐसे मत करें। हर बाराती जो है वो इतना ज़्यादा मुतालबात जो है वो पूरे नहीं कर सकता। खैर वहाँ के लोग अब इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन हरमीत ये तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे इस रस्म को रास्ता रुकाई टाइप कुछ कहते हैं। अब जब दूल्हा पहुँच जाते हैं बिल्कुल, आपने देखा होगा कि वैसे तो मैंने चाइनीज के बहुत सारी शादियों में शिरकत की। शादियां इनकी बड़ी खूबसूरत तरीके से होती है और जो दुल्हन होती है उसका लिबास बड़ा खूबसूरत किस्म का होता है, दूल्हा भी बड़ा प्यारा, और वैसे भी लगते भी शहजादे ही हैं दोनों। तो बड़े मजे की इनकी शादी होती है। और लेकिन रस्म रीत रिवाज की अगर आप बात करें ना, तो आपने तो फरमाया कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हमारे एक दूसरे के साथ मुंसलिक होती है। अब यही जूता छुपाई की रस्म हो या दीगर ऐसी रस्में की कोशिश की जाती कि दुल्हा मियाँ जो है उसको बड़ा तंग किया जाता है। और खासकर जो सालियां होती हैं वो बड़ा तंग करती हैं। और कहीं ना कहीं जो साले होते हैं या आसपास जो कजन्स वगैरह जो है लड़की के, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी छिड़खानी की जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो रीत रिवाज हैं किस न किस तरीके से जो है वो मुंसलिक हैं। लेकिन चाइना और मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ मजे के रसूमात हैं जो मैंने बड़े करीब से देखे और मैंने बड़ा एंजॉय किया उन सारी चीज़ों को। लेकिन बहरहाल आपने बात दुरुस्त की, कहीं ना कहीं देर भी हो जाती है। लेकिन अगर दूल्हा आ रहा है और दूल्हे की
सालियाँ रास्ता रोक रही हैं और पैसे मांग रही हैं जिसको शगुन के तौर पर दूल्हा या उसकी फैमिली जो है वो अदा करती है, चलिए वो तो समझ आता है। अब गाँव वाले बिला वजह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब गाँव वाले बारातियों को रोक कह रहे हैं हमें सिगरेट दो, हमें पैसे दो, भाई ये तो नहीं ना अच्छी बात। इस रस्म को तो हम बिल्कुल क्रॉस करते हैं। तो खैर, लेकिन यहाँ हम ही नहीं, इस रस्म से वहाँ के गाँव के लोग भी बहुत परेशान है। वो कहते हैं कि ये रस्म जो है बेसिकली हम ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखें ना यहाँ पर मौजूद, तो पाकिस्तानी इस रस्म को करने का सोचे भी ना, इस रस्म से आप बहुत दूर रहे, क्योंकि अगर ये रस्म होगी तो मेरे ख्याल से कभी भी दुल्हा दुल्हन तक पहुँच नहीं सकता, वो महीनों वही खड़ा रहेगा, मुतालबात पूरे नहीं होंगे। खैर आगे दुल्हा वापस भी चला जाएगा। हाँ, मुझे लगता है वापस चला जाएगा। खैर हम वापस नहीं जाते, हम अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है बेसिकली अमेरिका से। और अमेरिका में एक ऐसा शहरी है जिसने अभी जो है वो 84 किलो वजनी शकरकंदी लगा ली है। मतलब लगाने से मुराद है कि उसका प्रॉपर प्रोसीजर हो चुका है। लेकिन अगर हम शकरकंदी की बात करें तो यकीनन सर्दियों में अगर अब गरम गरम शकरकंदी हो और उसके ऊपर आपने अच्छा सा मसाला डाला हो, फिर ऊपर नींबू छिड़काया हो, आज सुबह सुबह मुझे लगता है कि हमारी पब्लिक जो है ना उसको हमने कन्विंस कर लेना कि आपने नूडल्स भी खानी है और शकरकंदी भी सुबह सुबह खानी है। खैर आजकल के मौसम में अगर आप देखें तो लाहौर शहर में या किसी भी दूसरे शहर में रोड साइड पे जो मिलती है शकरकंदी बहुत मज़े की लगती है, बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। लेकिन ये जो शहरी है, धुआं उठता है उससे, और आपने बात दुरुस्त की कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं नमक छिड़क के, मसाला छिड़क के और कहीं ना कहीं लेमन छिड़क के वो छोटे छोटे पीस में जब आपको वो आप खाते हैं उसका अलग मज़ा होता है। और मुझे वैसे इस्लामाबाद में भी आपने देखा होगा हर किनारे कहीं ना कहीं आपको नज़र आएंगे, और ख़ासकर दफातर जितने उनके आगे पीछे आपको ये शकरकंदी बेचने वाले। लेकिन अब रिकॉर्ड का हिस्सा है तो मेरे ख्याल में आप कंटिन्यू करें। और रिकॉर्ड भी तो देखिए ना, उसने रिकॉर्ड के लिए तमाम तर लवाजमात पूरे कर लिए हैं। मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी ऑन बोर्ड कर लिया है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के लोगों को एज अ गवाह अपने साथ रख ली है। उसने कहा कि इस मौसम को में बेहतरीन तौर पर आप शकरकंदी जो है उसको उगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत सूटेबल वेदर है। और वज़न देखिए ना, 84 किलो वजनी शकरकंदी लगा ली, और ये लगाने के बाद अब वो रिकॉर्ड बनाने के दर पे है। अभी बनाया नहीं, खैर बना लेंगे तो मेरे ख्याल से हम दोबारा खबर देंगे। लेकिन हरमीत पाजी बिल्कुल मतलब मेरे वेट से ज़्यादा है इसका वजन, आप अंदाजा लगा सकती हैं 84 kg। लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि मैंने 2 दिन पहले ही शकरकंदी खाई और बहुत डिलीशियस, मुझे बहुत मज़ा आया। जिस तरह से हम इलेबोरेट कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हरमीत पाजी ने कहा कि अंदर नींबू डाले, मसाला डाले, गरम गरम हो, रोड साइड से खाए। और सर्दियों में यही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि आपको सर्दी इंजॉय करा देती हैं। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली वो हमने देनी है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी, इसको हमने इसको मिस नहीं कर सकते, बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। बिकॉज एक कम बैक जो हमारी टीम का होता है उसका हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार तो करते ही हैं, लेकिन उसके लिए हम बहुत ज़्यादा दुआएं भी करते हैं। और फिर जब वो दुआएं कबूल हो जाती हैं तो हमें अप्रिशिएट भी करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तैयारे में खिराज तहसीन कैसे पेश किया, अभी हम दिखा रहे हैं आपको कि LED लाइट्स जो हैं उसको जो लगाया गया उसको ग्रीन करके पूरे प्लेन में जला दिया गया। और जलाने का मकसद ये था कि इसको ब्राइट करके हम खिराज तहसीन पेश करें अपनी क्रिकेट टीम को। तो इट्स अ काइंड एंड स्मॉल एंड वेरी गुड जेस्चर जो कि मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि जिस तरह मुश्किल वक्त पाकिस्तानी टीम पर आया हुआ और जिस किस्म की कंट्रोवर्सी चल रही है और कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं हमारे खिलाड़ियों को बनाया गया, मीडिया में फिर जिस किस्म की चीज़ें आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में न्यूजीलैंड से मैच जीतना बहुत बड़ा मैच था, बहुत बड़ा मैच। और ऐसे में अगर इस किस्म का जस्टर पेश किया जाता तो थोड़ी बहुत ना हौसला अफजाई होती, क्योंकि आप पे इतना ज़्यादा बोझ पड़ता है। एक तरफ तो हिंदुस्तान की सरजमीन में आप खेल रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन, इंटरनेशनल टेलीविजन वगैरह जो है वो आप पर तबसरा कर रहे हैं, PCB के अंदर इस किस्म के हालात हों। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि अचानक इंज़माम उल-हक साहब का इस्तीफ़ा है। ये सारी मुश्किलें उस वक्त आई जब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भारत की सरजमीन पर, और ये फैसला नहीं हो चुका है कि पाकिस्तान आगे है, खेलेगा नहीं खेलेगा, लेकिन उससे पहले ये सारा कुछ आ जाना। फिर हम ज़का अशरफ की बात करें तो वो जिस तरह उस पर जिस तरह तनकीद की जा रही है, बोर्ड के अंदर जिस किस्म से इल्जामात लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये वक्त नहीं था वर्ल्ड कप समेट लेते। आप हारते या जीते ये हिस्सा है इन सारी चीज़ों का, लेकिन उसके बाद अगर चीज़ों पे बात होती और इस्तीफे पेश किए जाते या इस किस्म के इल्जामात तो बहुत अच्छा होता। लेकिन बहरहाल ये जो विजुअल आए हैं हमारे सामने बड़े खूबसूरत हैं, कहीं ना कहीं ग्रीनरी, और वैसे भी अपने इस ग्रीन फ्लैग से हमें बेपनाह मोहब्बत है, चाहे वो जहाँ पे भी लहराए, जिस इलाके में, जिस मुल्क में, वो जब हमें नजर आता है तो यकीनन
हमारा हौसला और भी बुलंद होता है और खुशियों की इंतहा हो जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें ना, चले ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ग्रीन फ्लैग हो या ग्रीन लाइट्स हो तो कहीं भी देखकर हम बहुत इनकरेज हो जाते हैं, लेकिन ये जेस्चर जहाँ से आया है ना वहाँ से हमारी एक्सपेक्टेशन ज़रा ज़ीरो होती है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो हमारी वहाँ की क्रिकेट टीम जब पहुँची, जिस तरह से हैदराबाद में और बाकी जगहों पर उनका इस्तकबाल किया गया, वो एक काइंड और बड़ा अच्छा जेस्चर था। और उसके बाद अब ये जो लाइट्स चलाकर एक खराज तहसीन पेश किया गया है, ये भी बड़ा अच्छा जेस्चर है। मतलब ऑल दो कि इंडियंस अब जो है वो ग्रेजुअली मेरे ख्याल से अब ये इस पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं कि क्रिकेट हो या खेल का मैदान हो, वहाँ पर बिला तफरीक आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो खिलाड़ी है, खास उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से है, आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज आप उसके आर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए भारत का इस तरह का जेस्चर हमने पहले कभी नहीं देखा, तो अब हम जो देख रहे हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरे ख्याल से हमारे खिलाड़ी भी इससे काफ़ी इंकरेज होंगे और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है एक पॉजिटिव एक इमेज जो है वो निकल कर भारत का सामने आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगला डोज हमने आपको देना है बहुत पुराना, 1997 में रिलीज होने वाला ये गाना जो कि जुनून का है, सैयो नी। याद तो आपको होगा, बल्कि अब तो याद आ गया होगा। जुनून के बैक टू बैक अगर एक से बढ़कर एक ऐसे शोहरा आफाक गानों की हम बात करें जो कि सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद हमने जुनून को देखा कि किस तरह से ग्रेजुअली जो है वो बैंड बिखर गया। लेकिन अब आतिफ असलम ने ये याद ताज़ा कर दी है। अब एक कॉन्सर्ट जो कि वो अभी कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे थे और उन्होंने परफॉर्म करने के लिए जिस गाने का इंतखाम किया वो था सैयो नी। ठीक हरमीत, सैयो नी अगर हम इसकी बात करें तो पता नहीं कितने ही साल मुख्तलिफ ऐसे उस वक्त के म्यूजिक चैनल्स जो हैं उस पर ये हमेशा लूप पे लगा रहा है और एक के बाद एक के बाद एक के बाद टॉप पे रहा है। आपको याद होगा कि उस वक्त MTV आता था, हिंदुस्तान का म्यूजिक चैनल था, उसी पर भी चलता था। पाकिस्तान के बहुत सारे इंडस होता था, मेरे ख्याल में इंडस टीवी है कि नहीं है, बहुत सारे चैनल ऐसे थे जिस पर ये गाना, और कहीं ना कहीं आपने दुरुस्त बात की कि वो यादें दोबारा ताज़ा हो जाती हैं उस वक्त की, वो लम्हे, वो घड़ियां। और वैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि ये बैंड जब आया था, किसी के लंबे लंबे बाल तो कोई बिल्कुल उसने बाल ही हटाए थे, कोई आपको फ्रेंच कट में नजर आता था, तो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का। और उस वक्त गिटार ट्रेंड में थे। आपको याद होगा 90s में जितने भी सॉन्ग्स आए, चाहे शहजाद रोए के, फखर के है या हमारे अली हैदर के हैं, जितने की भी, सबने गिटार हाथ में उठाना जरूरी समझा था और कहीं ना कहीं ट्रेंड भी था। लेकिन जब ये सॉन्ग आया तो भैया ये तो बॉर्डर के उस पर भी सही खड़क गया और फिर हर टेलीविजन पर हम इसको देखते थे। लेकिन अब अगर देखें तो भाई इन्होंने भी तो कमाल का गाया है। अच्छा, आपको पता है हरमीत, एक और चीज़ जो कि मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ वो ये कि आतिफ असलम को हमेशा इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमेशा बहुत अच्छे तरीके से ट्रिब्यूट पेश किया है। अब जिस तरह से वो स्टाइल कर रहे हैं, मतलब एक तो चले वो गा रहे हैं लेकिन वो साथ साथ परफॉर्म भी कर रहे हैं। मतलब हमने अली असमत को इस तरह से परफॉर्म करते हुए देखा कि बालों को हिलाना, मूव करना, गाने के साथ साथ स्टेज पे परफॉर्म करना, पूरी ऑडियंस जो उनको सुन रही है, देख रही है, उनको अपने साथ ड्राइव करना। तो खाली उन्होंने गाना सैयोनी नहीं गाया बल्कि परफॉर्म भी उस तरह से किया जिस तरह के जुनून के मुख्तलिफ हमने लोगों को परफॉर्म करते हुए देखा है। तो एक प्रॉपर ट्रिब्यूट जो है वो उनकी जानिब से पेश किया गया। कॉन्सर्ट में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो मुल्क की सियासी सूरत हाल में अहम पेश रफ्त है। इंतखाबात का साल जो है वो 2024 होगा। तारीख जो है वो 8 फरवरी कही जा रही है। अभी भी एक इबाम पाया जा रहा है कि हो सकता है कि तारीख आगे हो जाए, लेकिन तारीख आगे होने पर ही इलेक्शन कमीशन के चीफ और सदर पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि नहीं, ये तारीख जो है सुप्रीम कोर्ट के मोहर के बाद अब हतमी हो चुकी है। लेकिन अगर अब बात करें तारीख अनाउंस करने के बाद की गहमा गहमी की, जो कि इलेक्शन कैंपेन समेत आपकी जो नैरेटिव बिल्डिंग होती है, आपकी तमाम मुल्क की छोटी बड़ी सियासी जमातें किस तरह से इलेक्शन कैंपेन को ड्राइव करेंगी, उस हवाले से भी खामोशी ही दिखाई दे रही है। लेकिन इस पर हम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, कहिएगा कि जो कि तारीख अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद जो गहमा गहमी होनी चाहिए थी वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। नैरेटिव बिल्डिंग की बात करें, इलेक्शन कैंपेन की बात करें, आप क्या समझते हैं, काम स्लो नहीं है थोड़ा? सही कह रही हैं आप, स्लो है, डेफिनेटली स्लो है। अगर आप मेजर पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज को देखें तो उसका छोटा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी एक खामोशी में है। हालांकि पीपल्स पार्टी ने कराची में कल बल्दियाती इलेक्शन में काफी सीटें जीती हैं। पंजाब में मेरा ख्याल उनका पॉलिटिकली एक्टिव ना होना, पंजाब से मुराद मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पंजाब में हम बैठे हैं, पंजाब 60% पाकिस्तान है, तो एक्टिविटी पीपल्स पार्टी ऐसे ही, वो कहते हैं ना, बड़ी देर से पंजाब में सो रही है। तो अब चलते आगे चलते
नवाज शरीफ की पार्टी जो है उसमें एक्टिविटी है, उसकी मैं आपको 2-3 चीजें बता सकता हूँ कि नवाज शरीफ ने फैसला ये किया है कि पाकिस्तान में वो अगले हफ्ते में शायद अपनी मुहिम शुरू करेंगे, और नवाज शरीफ पाकिस्तान की कौमी सतह पे जो होगी ना सारी पार्टी की रहनुमाई वो करेंगे, और पंजाब की जिम्मेदारी उन्होंने मरीम को दे दी है। तो मेरे ख्याल में नून में एक पार्टी में नजर आई है जिसमें कोई एक्साइटमेंट है या कोई प्लानिंग हो रही है, हलचल जिसको आप बोलते हैं। और दूसरी पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान है, वो नई नई पार्टी है, वो छोटे मोटे सोच से उन्होंने जलसे शुरू कर दिए। अब आते हैं असल बात पे जो पीटीआई की है। पीटीआई का मसला आपको पता है, मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सिचुएशन है ना, उसमें हमारे निज़ाम में एक नई चीज पैदा हुई है, वो 9 मई। तो जो पीटीआई को मैं समझता हूँ 9 मई खा गई है, वो इस तरह खा गई है कि आप इस फसफसे में फंसे हैं कि आप 9 मई में चेयरमैन के साथ हैं कि चेयरमैन के साथ नहीं है। तो पार्टी शदीद क्राइसिस का शिकार है। सेकंड लीडरशिप कोई नहीं है, थर्ड लीडरशिप कोई नहीं है, मेन पार्टी के जितने भी रहनुमा है या वो पार्टी छोड़ चुके हैं, या वो जेल में है, या वो खामोश है। तो इसलिए वो आपको वो फिजा नजर नहीं। सर अगर हम देखें मलिक साहब, अगर हम देखें नून लीग जिस तरह दावा कर रही है, वो दावा ये है कि सादा अक्सरियत से वो जीत जाएंगे, तो क्या सर आपको लगता है कि हमने माजी में देखा है कि मेजॉरिटी में जो भी पार्टी आई तो कहीं ना कहीं स्टैब्लिशमेंट और उनकी दरमियान दरारें आई हैं, तो क्या उनको जितवा दिया जाएगा सादा अक्सरियत से, या कहीं ना कहीं चीजें जो है उसी तरह होंगी जिस तरह हमने 16 महीने में देखी? देखिए, अगर आप थोड़ा जो मैंने शुरू में बात की है वहां से भी आपको जवाब मिल सकता है। अगर आप पाकिस्तान की 3 सियासी अगर समझते हैं और लॉजिकली हैं, पीपल्स पार्टी का मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का तारीखी सियासी अलमिया है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने खास तौर पे बेनजीर के जमाने में और जरदारी के जमाने में पंजाब से वो वोट हो गया, जो पाकिस्तान की जेन्युइन एक सियासी कौमी जमात थी। अब आपने पंजाब छोड़ दिया। पीटीआई डेफिनेटली मेरी राय में मोस्ट पॉपुलर जमात पाकिस्तान में। अब उस पर इतना बड़ा क्राइसिस है, उस आपका वजीर आजम कह रहा है, निगरान वजीर आजम की बात कर रहा हूँ कि हम जो चेयरमैन पीटीआई है वो रियासत से लड़ रहा है। अब मैं 2-3 दिन पहले निगरान वजीर दाखिला का सुन रहा था इंटरव्यू, तो उन्होंने बकायदा किस्सा सुनाया कि इस तरह खान साहब जब वो 9 मई का वाकया हो तो वो उस वक्त जेल में थे, जेल नहीं थी, थाने में रखा था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। तो वो कहते हैं हमारे पास प्रूफ है, जजिस वकला ने बताया कि वहां पे उनको टेलीफोन आया कि जी ये हो गया, फलां जगह हमला हुआ, तो उन्होंने कहा ठठेरो। तो वो जब आपकी इतने बड़े 2 ओहदे मैंने आपको बता दिए, आपका वजीर आजम, आपका वजीर दाखिला कह रहा है कि इस पार्टी का जो हेड है वो रियासत से लड़ा है, तो रियासत तो माफ नहीं करती, सीधी सीधी बात है। तो फिर इस सिचुएशन में बेनिफिशियरी कौन होगा? लॉजिकली नवाज शरीफ होगा। अच्छा तारिक साहब, ये भी चीज़ें जिसको एड्रेस कीजिएगा कि 9 मई के आपने जिक्र किया, उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो भी आ रहे हैं। असद कैसर साहब को आपको पता है गिरफ्तार किया गया एंटी करप्शन की जानिब से इस्लामाबाद में। तो तारीख अनाउंस होने के फ़ौरन बाद ये जो पकड़ दकड़ हम हमेशा से देखते हैं, हमारी रवायत है ना, मतलब सियासत में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हमें पता होता है कि इलेक्शंस हो या ना हो, लेटर सूनर हो, जो भी सूरत हाल हो, ये चीज़ें चलती रहती हैं रवायत के तौर पर। आप क्या समझते हैं कि अगर हम PTI की स्पेसिफिकली बात करें तो इलेक्शन में आने वाले इंतखाबात में कैंपेन समेत एग्जिस्टेंस तो कम से कम तर होती चली जा रही है, तो ये क्या उसी के आफ्टर शॉक्स हैं? उसी के आफ्टर शॉक्स देखिए ना, परवेज खटक साहब ने तहरीक इंसाफ की KPK बना ली है। तो मैं अगर कोई 4-5 पैसे लगा के कोई कारोबार करूं, दुकान करूं तो मेरे पास गाहक ही कोई ना है, तो मैं शिकायत पे लगाऊंगा जिससे मैंने दुकान बनवाई है। तो उन्होंने शिकायत लगाई है जनाब KPK के बदले हैं। ये तो अभी भी अपने आपको लीडर समझ रहे हैं। ये दिल ही दिल में कहीं ना कहीं मुंडा सा इमरान खान के अंदर है। ये छुप छुपा के नई चक्कर चलाने के चक्कर में, वो चक्कर ये है कि PTI का वोट ज्यादा है, तो हम यहाँ तो ये लोग असद कैसर हो गए, अपना खान मोहम्मद हो गए, आपके सदर अलवी हो गए, ये एक प्लान पे काम कर रहे थे कि किसी तरह अपना PTI में रहें और अपना खान साहब को माइनस कर दें। तो वो उन्होंने किसी जगह पे शिकवा किया है खटक साहब ने कि जनाब इस तरह तो मैंने तो अच्छे खासे उसमें बिजली के पैसे लग गए हैं, पैकिंग बड़ी अच्छी की है, दुकान के बोर्ड शोर्ड लगाए हैं, फेसबुक पे पैसे लगाए हैं, तो मेरे पास तो आ ही कोई नहीं रहा। तो किसी ने कहा कि ठीक है भाई, जो नहीं आता हम बताते हैं उसको क्यों नहीं आता। तो हो सकता है आप अगर मलिक साहब हम सारी सूरत हाल को अगर देखें, जो ग्राउंड रियलिटी है, जब हम जाते हैं मुख्तलिफ हलकों में, मैं खुद भी गया हूँ, आप भी गए हैं, बहुत सारे एंकर जाते हैं, वहां से हमें ग्राउंड रियलिटी बड़ी डिफरेंट नजर आती है। और कहीं ना कहीं जलसों को अगर हम देखें तो यहाँ पे वो जोशो खरोश नहीं है। ऐसा लगता है कि फिर बिरयानी की प्लेट और पैसे देकर जो हमारे सामने चीजें आ रही हैं। परवेज खटक का वैसे भी आपने देखा खाली था। ऐसे में गिलगित का बल्तिस्तान का जो अस्तोर का इलेक्शन है वो आपके सामने है। इन सारी चीजों को मैनेज करना कितना मुश्किल होगा सर, अगर नून लीग को हमने देना है? हल्के में आवाम की तो राय अलग है। नहीं, आपने मगर आपसे मेरा इख्तिलाफ नहीं कि मैनेज करना क्या, इट इज बीइंग मैनेज।
देखें ना, जब आप कॉमन सेंस से एक पॉलिटिकल पार्टी सबसे मकबूल है, उसको मैंने बता दी कि एक लाइन लगी है कि आप जिस पे 9 मई लग गया, 9 मई का मतलब डेफिनेशन ये है कि आपने गद्दारी की है, आपने पाकिस्तान की फौज पे हमला किया। और मैं ये कोई वो पंजाबी में कोई अपने इस्तिलाह नहीं बता रहा, ये पाकिस्तान का आइन कहता है जो गद्दार है आपको पता उसकी क्या सजा है। तो आप तो खुद फंस गए हुए इस पूरी तरह। मैं लीगल बात कर रहा हूँ, तो इमोशनल बात नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ अगर तो 9 मई जिन्होंने कराया है, अगर वाकई पीटीआई ने किया है, तो बहुत ज्यादा उन्होंने फेवर दे दिया अपना नवाज शरीफ को या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को। उस वाकये से आपकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आउट हो गई है, तो फिर इलेक्शन में जान किस तरह है? पहली बात है। दूसरी बात ये जो असल बात है कि 47 से आज तक आपका ये जो मुल्क है, अभी आज तक एक इलेक्शन आप नहीं करा सके जिसको आप कहते हैं कि लोगों ने भी कबूल किया हुआ, सियासतदानों ने भी कबूल किया हुआ, मीडिया ने भी कबूल किया, जिसको हम कहते हैं कंट्रोवर्सी ना बनी हो। तो पाकिस्तान के लोग जितने मर्जी आप उनको कह लें बेवकूफ है, अब वो थक गए हैं। उनको ये रियलिटी समझ आ गई कि यार इलेक्शन से ना तो महंगाई बदलती है, ना हुक्मरान बदलते हैं, ना नमाज इंसान बदलते हैं। मतलब मैं खुद एज ए सिटीजन बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि एक वक्त में नवाज शरीफ चोर था, तो मेरे घर में भी मैं सुबह चाय पीना चाह रहा था, गैस नहीं आती थी। चोर चला गया तो बड़ा अच्छा एक ईमानदार आदमी आ गया जिसको अमेरिका भी बड़ा पसंद करता था, वो हैंडसम भी बड़ा था, दिलेर भी बड़ा था, गैस हटी फिर नहीं आई। चलो दोनों चोर चले गए। आपकी बातें सारी रियलिस्टिक है। आप मुझे एक बात बताएं, वोट आपने भी कास्ट करना है, मैंने भी करना है, और हरमीत भी जाएगा 8 फरवरी को। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब नैरेटिव बिल्डिंग के बगैर, मतलब एक बयानिया ही नहीं किसी जमात का, अगर हम बात करें यू टर्न लेने की तो ये क्रेडिट हो जाता है पीटीआई के पास, लेकिन नून लीग के स्टैब्लिशमेंट और इदारों के खिलाफ जो बयानिया था उससे कितना जबरदस्त यू टर्न लेके लंदन से लाहौर पहुंचे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अब बगैर किसी बयानिया के आप क्या समझते हैं कि किस तरह से ये तमाम जमातें जो है वो इलेक्शन में उतरेंगी? क्या आवाम को जरूरत ही नहीं है किसी बयानिया की, बस आवाम को ड्राइव करेंगे कि आपने इसको वोट कास्ट करना कर दें, ना हमारे कोई मसलों को एड्रेस करेगा, ना हमारे कोई मसाइल को देखेगा, ना मुल्क की मुफाद को देखेगा? बयानिया तो वो बनाएंगे, बयानिया वो ऐसे ऐसा बना रहे हैं। वो यही अगर आप उनकी जो मीनार पाकिस्तान में स्पीच हुई है उसमें उन्होंने बयानी जो हदो हाल आपको बता दी है, वो ये है पीस, अमन। और मुझे लगता है कि नवाज शरीफ ने अब ये फैसला किया कि बजाय वो कन्फ्रंटेशनिस्ट होने के, बजाय वो अग्रेसिव नजर आने के, वो बड़ा ईमानदार, बड़ा एक दिल में मोहब्बत रखने वाला, खामोश, सबको माफ कर देने वाला, मतलब समझ लेके बहुत कोई बहुत बड़ा एक स्टेचर का आदमी है, जिस तरह दाता साहब है, मियाँ मीर साहब, उन्होंने कहा नहीं मैंने अपने सारे गम माफ कर दिए, मैंने जितनी कॉफियाँ पी हैं लंदन में मैंने सब माफ कर दी, जितनी मैंने वॉक्स की हैं मैं सब भूल गया, मैं पाकिस्तान वापस आ गया। आवाम को कहते हैं आप भी भूल जाएं, आप भी भूल जाए तो कोई नहीं, इंशाल्लाह आप भूल भी जाएंगे। भाई साहब, एक और चीज जो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, अब देखना ये है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से नए एलामिया जो आपने देखा है कि वो जारी हुआ है कि भाई इलेक्शन पर तबसरा करना जो है ये भी गैर आईनी होगा। सर, क्या आपको लगता है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं ये आइन के मुताबिक ही हो रहे हैं, और अगर हम तबसरा करेंगे, आप जैसे लोग तबसरा करेंगे, तो वो गैर आईनी होंगे? सर, मेरा ख्याल हो सकता है अगर आपने ज्यादा तबसरा कर लिया तो ये स्टेटमेंट आ जाए कि इलेक्शन ही गैर आईनी है, तो मेरा ख्याल ना ही तबसरा किया जाए तो बेहतर। अच्छा, बड़ा कंसाइज कर दिया आपने सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपके साथ जो डिस्कशन रही वो बड़ी ज़बरदस्त रही, इस लिहाज के मुख्तसर, कंसाइज और टू द पॉइंट बात ये है कि आवाम को बयानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आवाम इस वक्त परेशान है। हमारे मसाइल को एड्रेस करने की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी सियासी जमात मैदान में आकर ये नहीं कह रही कि मुल्क की मुफाद में ये है कि आम ले मैन के मसाइल ये हैं, इस पर काम किया जाएगा। तो इंतखाब आपने करने, इंतखाबात आपके लिए हो रहे हैं, सियासतदानों के लिए नहीं। तो आपने बड़ा सोच समझ के वोट कास्ट करना है, आपका बुनियादी हक है, इसको किसके लिए इस्तेमाल करना है, चॉइस इज ऑल योर्स। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और अगर आज बात करें तो पिछले कुछ 6 माह से एक अदाद शुमार और नंबर जो हमें मौसूल हैं उसके मुताबिक 11 लाख पाकिस्तानी नौजवान हैं जो कि मुल्क से बाहर जा चुके हैं। और आज भी अगर ये बात पूछी जाए, हर 3 में से 2 और 2 में से एक बंदा ज़रूर कहेगा कि येस, फॉर द सेक ऑफ द जॉब और आपकी स्टडीज़ के लिए हम बाहर जाना चाहते हैं। ब्रेन ड्रेन की अगर हम बात करें, कितनी बड़ी तादाद में वो आर्टिस्ट, या अगर बात करें ज़हीन तलबा तलबात की जो कि मुल्क से बाहर जाकर वहाँ सर्विसेज दे रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तौर पर ज़रिए मुबादला तो पाकिस्तान में आ रहा है, लेकिन वही माइंड अगर
पाकिस्तान में काम करें तो मुल्क की माशी सूरत हाल को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बट ऑल दो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मौजूदा पाकिस्तान के जो हालात हैं उसकी वजह से जॉब के लिए, स्कॉलरशिप पे, स्टडीज़ के लिए हर बंदा बाहर जाना चाहता है। नौजवान इस हवाले से क्या कहते हैं? ये सेगमेंट रखने का हरमीत मकसद सिर्फ ये है कि आम आवाम को कन्विंस किया जा सके कि बगैर किसी एजेंट और कंपनी के अगर आपने बाहर जाना है तो आपके लिए आसान और सादा अल्फाज में आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अवाम का रिव्यू क्या है, अवाम क्या रद्द-ए-अमल देती है, अवाम क्या चाहती है, नौजवान क्या कहते हैं। पहले सबसे लास्ट वाले बंदे को मेरे ख्याल से हमें कल ही भेज देना चाहिए ना, क्योंकि जितनी डेस्परेटली वो बाहर जाना चाह रहे थे ना, एक आखिरी वाला हरमीत और एक सबसे पहले वाला, चाहे उस बच्चे ने कहा ना कि पाकिस्तान में सोहा अगर हम देखें इस वक्त मुख्तलिफ जितने भी हमने देखा ना, जितने पासपोर्ट ऑफिस हैं इसमें तकरीबन 7 लाख मुंतजर हैं इस वक्त इन एरिया में कि जो पासपोर्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया और जिनको पासपोर्ट मिलना है और जिन्होंने जाना है बाहर। 12 लाख से ज़्यादा लोग निकल चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मायूसी है, जो हालात हैं, जिस किस्म के हालात हैं, तो मुस्तकबिल और रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं फिक्रमंद हैं और चाहते हैं कि पीसफुली अपनी लाइफ गुजारें। तो ये नौजवानों में इस किस्म का रुझान जो बढ़ रहा है, ये वाकई में आपकी बात दुरुस्त है कि नुकसानदेह है। लेकिन हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आता है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, जब पाकिस्तान में पैसे वापस आने तो पाकिस्तान में कमाते हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमारे पास तो बाहर जाने के अलावा मसले का हल ही कोई नहीं है, हमें कल भेजें, हम कल चल जाएंगे। लेकिन चले जी, आपको बताते हैं कि सादा अल्फाज में और आपके पास प्रोसीजर क्या है। अगर किसी एजेंट को आपने बहुत सारे पैसे नहीं देने और अगर किसी बाहर का वीज़ा लगवा के अगर आपको 10 लाख में ये अमाउंट पूरी हो जाती है, लेकिन अगर आप एजेंट या कंपनी से कराते हैं तो 25-25 लाख में भी आपको वीज़ा लगा के दिया जाता है। तो ये जो ऊपर की अमाउंट है, इसको बचाने के लिए आपने अगर कोई वीज़ा लगवाना है तो कैसे लगवा सकते हैं, इसके लिए कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंसल्टेशन के लिए सैयद अली जवाद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, वीज़ा कंसल्टेंट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अली, बताइएगा कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आई एम स्टूडेंट, या मैंने अगर बाहर जाना है, एक्सप्लोर करना है और मुझे कुछ जॉब की तलाश करनी है, तो मेरे लिए कि एक सादा सा क्या प्रोसीजर है? एक आईडी कार्ड है मेरे पास और उसके अलावा और कुछ भी नहीं, और एक पासपोर्ट ऑब्वियसली, हाँ, क्या प्रोसीजर होना चाहिए? किस तरह से गाइड करेंगे आम आवाम को? अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए कि जो वीज़ा होता है ना, वो किसी भी कंपनी ने या किसी भी शख्स ने नहीं देना होता, एम्बेसी ने देना होता है। हाँ बिल्कुल, एम्बेसी ने देना होता है। और आजकल चूँकि डिजिटलाइजेशन का दौर है, हर चीज़ जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम खुद से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करें? हम उसके लिए उनको गाइड करते हैं कि आप मुतल्लिका जो भी कंट्री है उसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद होगी, उसकी आप वेबसाइट पर जाएँ। वेबसाइट में उन्होंने अपॉइंटमेंट से लेके वीज़ा अप्लाई करने तक तमाम तर सारी डिटेल्स उस पर मेंशन की होती हैं, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स भी उस पर मेंशन की हुई होती हैं। तो जो जिस तरह से ये नौजवान जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, ये उसके ऊपर से सारी चीज़ें नोट डाउन करके और उस तरह से ही उस प्रोसेस को फॉलो करके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने जो है वो स्टडी वीज़े पे जाना है, तो स्टडी वीज़े पे जाने के लिए भी आप अगर बगैर किसी एजेंट या कंसल्टेंट के जो है वो काम करना चाहते हैं, आप सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करें। उस कंट्री में मौजूद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस से आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। ईमेल पे वो आपको रिस्पांस देते हैं, आपको फिर रिस्पांस दिया जाता है और फिर वो आपको एक पूरा तरीक़ाकार गाइड करते हैं कि आप जो है वो किस तरह से हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन सेंड करने हैं और फिर हम आपका जो है वो ये फ़ीस आपसे चार्ज करेंगे और उसके बाद आपको एडमिशन। अच्छा, ये सारे काम तो चले वहाँ पर लिखे हुए हैं, आप उसको फॉलो करेंगे तो शायद आपके लिए तरीका आसान हो। लोग हैसल से बचने के लिए पैसे दे देते हैं कि काम चले, कंपनी या एजेंट कर देगा और हम सिर्फ वीज़ा लेंगे और चले जाएंगे। बट ऑल दो वो तमाम लोग जो अब प्रेफरेबल कौन से ऐसे ममालिक हैं, अगर यंगस्टर्स की बात करें, वीज़ा कंसल्टेशन आप देते हैं, ज़्यादातर प्रेफरेंसेस क्या है लोगों की जॉब के लिए या बाहर जाने के लिए? कौन ममालिक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है? अगर हम सिर्फ पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल में लोगों का रुझान जो सबसे ज़्यादा रहा है वो कनाडा की तरफ रहा है। कनाडा चूँकि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है वहाँ पे सेटल होने की। लोग इवन विजिटर वीज़ाज़ पे जाके भी वहाँ पे सेटल होते हैं, वहाँ पे मिनट में उसको चेंज करवा लेते हैं या इमिग्रेट की तरफ चले जाते हैं। तो कनाडा की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर कंट्री रही है पिछले 1 साल में वो यूके है। यूके ने बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ इशू किए, हेल्थ केयर के वीज़ाज़ इशू किए। इसके अलावा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गए हैं पाकिस्तान से, तो यूके और कनाडा बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल रहा है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में से जर्मनी बहुत ज़्यादा रहा है जिसमें स्टूडेंट्स भी गए हैं। और चूँकि यूरोप में भी कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाके सेटलमेंट हो जाती है लोगों की बड़ी ईजीली, पुर्तगाल वगैरह में। तो लोगों ने विजिटर वीज़ाज़ लिए, स्पेन से लिए, इसके अलावा ऑस्ट्रिया वगैरह से लिए और वो वहाँ पे गए और वहाँ
पे जाके उन्होंने अपनी सेटलमेंट जो है वो किया। तो ये अली भाई कुछ एक और countries हैं। चीज़ जो हम देखते हैं, मतलब जो आपने बताया कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं उस पर आप जाएं, और सोने जो आप सवाल किए कि बहुत से लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों को आता भी नहीं है, बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बल्कि उन्होंने जाना है यूरोप की कंट्री में, तो उनकी क्या तरीक़ाकार है, क्या उन्होंने किस चीज़ पर अमल करना है अगर वो चाहते हैं कि वो भी अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाए? चूँकि जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, वो जो इस प्रोसेस को जो है वो फॉलो नहीं है, उनके लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो विज़िट वीज़ा के लिए रेडी करें। उनके विज़िटर वीज़ा में चूँकि आपको किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आपको एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, आपको सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत होती है, आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो तो कोई भी शख्स वीज़ा अप्लाई कर सकता है, रिगार्डलेस कि वो जो है वो एजुकेटेड है या नहीं है। के लिए सबसे आसान तरीक़ाकार विज़िटर वीज़ा का ही होता है। और विज़िटर वीज़ा में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके वो वहाँ पे अब भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले आप देखेंगे 1 साल में 11 लाख लोग गए हैं, उनमें से मोस्टली जो है वो विज़िटर वीज़ाज़ पे ही गए हैं, और उन्होंने वहाँ पे जाके जो है वो अपनी उसको चेंज करवाया है, वर्क परमिट में उसको चेंज करवाया है, या वहाँ पे TRC कार्ड्स बनते हैं जो रेजिडेंट कार्ड्स होते हैं, उन्होंने उसमें उनको चेंज करवाया है। तो ये वाली ऑप्शन है उनके पास। बातें कर रहे हैं ना, मैं चाहती हूँ उन छोटी छोटी बातों को ज़रा हम थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करें। हमने बैंक स्टेटमेंट की बात की, हमने डॉक्यूमेंटेशन की बात की, चले वो तो वहाँ मेंशन होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर आकर हमेशा आपका वीज़ा रह जाता है। वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि कॉमनली एम्बेसी में अगर आप जाते हैं तो रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो किन चीज़ों की वजह से ज़्यादा हो जाए, उन पर ज़्यादा काम किया जाए? अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि रिफ्यूज़ल की रीज़न क्या आ रही है। पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन रीज़न है वो ये है कि वीज़ा ऑफिसर ये कहते हैं कि हमें आप पे यकीन नहीं, आप जाके वापस आएंगे। और इस चीज़ को पूरा करने के लिए जो है वो आपको अपनी जो चीज़ें हैं, जैसे ट्रैवल हिस्ट्री है, हिस्ट्री की तरफ नहीं जाते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनाते हैं। वो चाहते हैं कि उनको डायरेक्टली ही किसी ऐसी कंट्री का वीज़ा मिल जाए, अमेरिका का मिल जाए, कनाडा का मिल जाए, जबकि किसी ऐसी कंट्री का भी वीज़ा नहीं होता जो नेबरिंग कंट्रीज़ में से आप होकर आए हुए हो। तो उस चीज़ पे उनको शक होता है कि ये आपने पहले कभी कहीं का विज़िट ही नहीं किया और आपने डायरेक्टली हमारी कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया। अली भाई एक चीज़ जो बड़ी अहम है और जो आपने ये पॉइंट रेस किया, मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है, अगर आपने अच्छी कंट्री जाना है। अब बहुत सारे लोग चाहो कई ऐसे यूरोप के ऐसे कंट्री में जाएं जहाँ पे फिर उसके बाद कनाडा या अमेरिका की तरफ जाएं, तो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे जाके कहीं ना कहीं फिर कनाडा या अमेरिका की जाना आसान है, और ये जो आप मेंशन करेंगे ये मुल्क कितना आसान है वहाँ जाना, वहाँ का विजिट करना? देखिए, पाकिस्तान में हमने ये देखना है कि कौन से कंट्री सबसे ज़्यादा वीज़ाज़ इशू कर रहे हैं। इस टाइम पे अगर किसी ने अपना स्टार्ट लेना है वीज़ाज़ अप्लाई करने से, तो वो टर्की से स्टार्ट कर सकते हैं। टर्की का वीज़ा पाकिस्तान में काफ़ी आसान है। आपके पास इवन सिंपल बैंक स्टेटमेंट हो, सिंपल आपका सोर्स ऑफ इनकम हो, तो आपको वो वीज़ा इशू कर दिया जाता है। इसी तरह लोग जो हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जाते हैं मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, या इसके अलावा आज़रबाईजान, दुबई वगैरह भी जाते हैं। इन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ बहुत आसान है और इवन विदाउट डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो मिल जाते हैं। इन कंट्रीज़ का वीज़ा जो है वो काफ़ी सारे लोग अप्लाई करते हैं और फिर उधर से विज़िट करके आते हैं। उसके बाद फिर किसी अच्छी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं। सपोज़ उन्होंने 4-5 कंट्रीज़ का विज़िट किया और उन्होंने आके जो है वो वीज़ा अप्लाई यूरोप का, तो उनको यूरोप का वीज़ा मिल जाता है। उनको इसके लिए किसी एजुकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं। अच्छा, देखिए हम तो अब उन लोगों की बात कर रहे हैं ना जिनके पास चले पैसे भी हैं, वो एक जगह जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, विजिट करेंगे, वापस आएंगे, कहेंगे टू डू ऑल दिस थिंग्स। हमारे पास ऐसे बहुत 1001 केसेस ऐसे भी हैं जो कि बाय हुक और बाय क्रुक सिर्फ बाहर जाना चाहते हैं। वो गैर कानूनी ज़राए हों, तरीके हों। आप समझते हैं कि इस डिपार्टमेंट को एड्रेस करना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसके पास पैसे नहीं हैं और जो जगह पूंजी आपके ख़ानदान की, फैमिली की है, वो पूंछ के हमने कोशिश करनी होती है कि बस हम ले जाएँ बाहर किसी तरह से भी। ये कितनी बड़ी है? आपके पास भी कंसल्टेशन के लिए ऐसे लोग तो आते ही होंगे ना? तकरीबन 80 या 90% ऐसे ही लोग हैं जो कहते हैं कि हमने बाय हुक और बाय क्रुक जाना है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास ना कोई स्टेटमेंट है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, सिर्फ एक पासपोर्ट है और हमने इसके ऊपर जाना है। तो उस पर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि इस तरह से नहीं है पॉसिबल। फिर जो लोग आते हैं फिर वो कोई ना कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जो कि नहीं करना चाहिए। वो एजेंट्स को पैसे देते हैं 20-20, 25-25 लाख और फिर भी उनको कोई ऐसी गारंटी नहीं होती कि उनको वीज़ा मिल जाए। तो अपने अली भाई एक जो बात है
ये तो बड़ी आम है, पिंड में, गांव में, देहात में है भाई कि मैं भी कनाडा जाना। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी वहाँ पे बहुत सारे पंजाब के नौजवान जो मुख्तलिफ देहात के होते थे और जब मुझसे मिलते थे तो बड़ी परेशानी में होते थे। जो वीज़ा होता था वो बड़ा सस्ता होता था, यानी 1.5-2 लाख का उस वक्त होता था, से 8 लाख रुपए लेके और फिर उनको बेचारों को गलियों कूचों में छोड़ के एजेंट भाग जाते थे। ये इस फ्रॉड से कैसे बचा जाए? अच्छा, इस चीज़ के लिए भी जो है वो लोगों की काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा की जाती है। जैसे हम लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कैंपेन की है, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस शेयर की हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई हैं। अच्छा, वीज़ा तो हमेशा सस्ता ही रहा है, वीज़ा आज भी कहीं महंगा नहीं है। वीज़ा बेसिकली ख़रीदा नहीं जाता है, अप्लाई किया जाता है। आप इवन अगर अमेरिका का भी वीज़ा आपने अप्लाई करना है तो उसकी फ़ीस आज 55,000 है, यानी आपको 55,000 में 5 साल का वीज़ा जो है वो मिल रहा है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं चाहती हूँ इस चीज़ को आप यहाँ से ऐड कर लें और फिर यहीं से कंटिन्यू। तो जो इतने लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं, क्या वो सिर्फ सर्विसेज देने के चार्ज किए जाते हैं? हाँ, जो बेसिकली 2 चीज़ें हैं, एक होता है कंसल्टेंट, एक होते हैं एजेंट। जो कंसल्टेंट होते हैं वो बेसिकली आपको दिखाते हैं और वो आपको कानूनी तरीके से वीज़ा अप्लाई करवाते हैं और उनकी फ़ीस भी बड़ी नॉर्मल सी होती है। वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 1 लाख ले लेते हैं और आपको जो है वो वीज़ा अप्लाई करवा देते हैं। जो बात आप कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं, ये एजेंट्स। और ये एजेंट्स जो हैं वो आपको ख्वाब भी दिखाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि आपसे सारे के सारे पैसे जो है वो बटोर लिए जाएं, क्योंकि आपके पास ही इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होता। यही समझते हैं कि वीज़ा हमने ख़रीदना है, तो एजेंट भी आपको यही बताते हैं जी हमने 10 लाख का या 15 लाख का वीज़ा ख़रीदना है। तो सबसे पहले लोगों के जहन में ये बात डालनी चाहिए कि वीज़ा ख़रीदा नहीं जाता है, वीज़ा अप्लाई किया जाता है। और अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी फ़ीस जो है वो 50-60 हज़ार से ज़्यादा। चलिए कोच, इसलिए हमने स्टूडेंट्स की बात कर ली, हमने जायज़ दोनों तरीके से कानूनी और गैर कानूनी तरीकों की बात भी हमने कर ली। अब आपको पता है हम फैमिलीज़ की अगर बात करें तो फैमिलीज़ प्रेफर कर रही हैं कि वो यहाँ से चले जाएं पाकिस्तान से, और PR जो है वो बहुत सारी ऐसे ममालिक हैं जो कि कर रहे हैं। परमानेंट रेजिडेंस जो है उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होती है, और ताकि आपकी पूरी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से शिफ्ट कर जाए बाकायदा तौर पर और वहाँ की आपको नेशनैलिटी मिल जाए। ये जो है इसको आप इन केसेस को किस तरह से देखते हैं? जिन लोगों के पास तो जो है वो सरमाया होता है, पैसे होते हैं, वो अपनी किसी के से इमिग्रेशन करवा लेते हैं। बहुत सारे होते हैं जो कि एक थोड़ा सा में जाना पसंद करते हैं। जैसे इस टाइम पे कनाडा का जो है वो एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम जो है वो चल रही है। और उसमें क्या होता है कि आपके कैलकुलेट होते हैं, आपकी एजुकेशन के पॉइंट्स देखे जाते हैं, आपकी एज के पॉइंट्स देखे जाते हैं, आपके वर्क के पॉइंट्स इसमें आइल्स वगैरह जो है वो मैंडेटरी है। अगर तो आपके उनके सेट करदा पॉइंट्स आपके पूरे हो जाते हैं तो आपको वहाँ से डायरेक्ट PR मिल जाती है। और फैमिली जो है वो यहाँ से माइग्रेट जो है वो पिछले तकरीबन एक साल में बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इसी पूरी फैमिली के साथ कनाडा जो है। ऑलरेडी थैंक फॉर बीइंग हियर। आपने जितनी बातें की हैं हमारे देखने वालों के लिए प्रोडक्टिव रही होंगी। एजेंट्स की बात करें, कंसल्टेंट्स की बात करें, तो इन तमाम के बावजूद भी आप अगर पढ़े लिखे हैं तो गाइड कर भी सकते हैं और आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी डायरेक्शन क्या है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आप वाकई अप्लाई करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पाथवे जो है वो उस पर खुद प्रोसेस करने की कोशिश करें। बनिस्बत किसी पर रिलाई करेंगे तो फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होंगे और फिर आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, जो कि नहीं होने चाहिए। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो सर्दी सर्दी आ चुकी है और ये आती सर्दी में और जाती गर्मी में ये जो इन बिटवीन वाला हरमीत मौसम है ना, ये ज़रा कंफ्यूजिंग है। जैसे हमारे मुल्क की सूरत हाल है ना, सियासत की सूरत हाल है और हम काफ़ी कंफ्यूज है बहुत सारी चीज़ों को लेके। अब मौसम की हैरान सोहा कि मेरा कल चक्कर लगा सवा, मैं सोच रहा था कि कमाल की सर्दी ठंड होगी, लेकिन वहाँ पे शिकवा है कि सर्दी कब आएगी। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही कहना चाही थी, बल्कि आम पब्लिक से भी कि हम कंफ्यूज हैं कि क्या करें। अब गर्मी और सर्दी जो है इस दौरान मौसम जो है वो इस तरह का हो गया है कि अगर गर्म कपड़े पहन लेंगे तो ठंड ही है, क्या करें। और प्रशिक्षण तो हर एक चीज़ को रख के हमने कोशिश किया। आज ये सेगमेंट जो है इसको ड्राइव करेंगे कि फिजिक मोटी है तो आपने कैसे कपड़े पहनने, अगर आप बहुत स्मार्ट है तो आपने फिर पतले कपड़े किस तरह से पहनने हैं। सर्दियों में शूज़ की बात करें, जीन्स की बात करें, टॉप की बात करें, ब्लेजर्स की बात करें, और फिर शादी में ठंड भी लगनी है और आप
आपने साड़ी भी पहननी है तो डिजाइन जस्ट करना करते है। हैं। वैसे तो खवातीन के बारे में कहा जाता है कि इनको शादियों पे ठंड नहीं लगती, आप साड़ी पहना ले कोई मसला नहीं। खैर लेकिन चले हम आपको अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी जबरदस्त टिप्स देंगे, और टिप्स के लिए जो पैनल मेरे साथ मौजूद है कि सर्दियों में आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ट्रेंड को फॉलो नहीं कर को भी देखना है आपने। तो खैर इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मनाल मौजूद है, फैशन डिजाइनर एंड कौन करती है, और आपको बताएंगे कि आपने कैसे कपड़े सिलवाने हैं सर्दियों में। तो हम आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं मनाल को। मनाल कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मनाल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रियली गुड टू सी यू। और हमारे साथ हामिद सईद साहब मौजूद हैं, इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। तो आपकी अभी पूरी वार्डरोब और क्लोजेट में कौन से कपड़े होने चाहिए, कौन से आप पैक कर दें और कौन से आप वार्डरोब में ऐड कर दें, वो हमें बताएंगे हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मनाल आपसे शुरू कर लेते हैं। पहले सबसे तो ये बात करते हैं कि अगर हम सर्दियों की बात करें, जिन्होंने वेस्टर्न वेयर पहनना ही नहीं जी, है, जी। और जिन्होंने ऑब्वियसली हम अगर घर की खवातीन की बात करें तो घर की पहले उनकी बात कर लेते हैं जो कि नहीं पहनती वेस्टर्न। बिल्कुल। अब उनके लिए सर्दियों में क्या ऑप्शन है कि अगर आपने ईस्टर्न वेयर पहनना है और सर्दी भी कवर करनी है, बिल्कुल। सो आप बताएं बीइंग अ फैशन डिजाइनर अब चीज़ें क्या ट्रेंड में है इस वक्त? अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने ईस्टर्न पहनना है तो ईस्टर्न जो है एक मतलब इतनी वास्ट चीज़ है कि सिर्फ शलवार कमीज़ पे हम लोग लिमिट नहीं है इसके अंदर ना। वी कैन वेयर, आपके आजकल सॉलिड्स आए हुए हैं, क्वाड सेट्स आए हुए हैं, आप इनको किसी भी मटेरियल पे, फॉर एग्जांपल वेलवेट्स के अंदर आप क्वाड सेट्स पहन सकते हैं, शॉर्ट लेंथ लॉन्ग लेंथ में जा सकते हैं, आप करंडी में जा सकते हैं, खद्दर में जा सकते हैं। इसके अलावा How we can forget velvet? cannot. I mean, it's my favorite. यस, और बिल्कुल। वेलवेट का असल में बस ये एक छोटा सा ही सीजन आता है। सो यू नो वी शुड ऑलवेज हैव एटलीस्ट 5 to 6 वेलवेट सूट्स इन आवर क्लोजेट, क्योंकि एक ही दफ़ा आपने पहनना है, उसके बाद इतनी लिमिटेड सर्दियाँ आ गई हैं कि ये बिल्कुल लगता है जैसे गेस्ट अपीयरेंस नहीं हो गई है विंटर्स की। सही बात है। अच्छा, ईस्टर्न की तो हमने बात की। कमाल की बात की। वैसे हामिद साहब आपकी तरफ आएंगे बाजी। सर्दियाँ बहुत सारे इलाकों में तो कहीं ना कहीं लोग इंतजार में हैं कि हाय रब्बा सर्दी आने दे, लेकिन बहुत सारे इलाकों में सर्दी आ गई हैं। तो सर वहाँ पे क्या आजकल का फैशन, मर्दों के हवाले से बात करेंगे, लड़कों के हवाले से बात करेंगे? हाँ, सर कर रहे थोड़ी सी बात चीज़ें हैं? मैं दोनों के हवाले से बात करूँगा। आई थिंक यू गॉट सम टिप्स कि ख़वातीन को कैसे Sure, ड्रेसअप करना चाहिए फैब्रिक के लिहाज से। देखिए, कॉन्सेप्ट है लेयरिंग का। आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड वहाँ पे तो सर्दी ऑब्वियसली बहुत पड़ती है, और वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने इसको फिगर आउट कर लिया हुआ है कि सर्दी में भी कैसे अच्छा लगना है। तो लेयरिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, वेदर यू आर मैन और वुमेन डजंट मैटर। सबसे पहले ये है कि जो थर्मल्स हैं, थर्मल्स आर वेरी वेरी गुड। आई थिंक एक लेयर थर्मल्स की होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा सर्दी है उतना आई थिंक यू शुड यूज़ दिस। उसके बाद लेट्स से थर्मल के नीचे भी आप बनियान पहन सकते हैं इफ़ यू आर मेल। और उसके बाद आ जाती है इसके ऊपर एक तीसरी लेयर आ गई। शर्ट में भी आप अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो फ्लैनल में जा सकते हैं। अगर आपने ड्रेस शर्ट पहननी है तो उसमें टेक्सचर्ड हैं, जिसमें आपकी पोलो है, ऑक्सफोर्ड है, स्टाइल है, और उसके बाद ये हेरिंग बोन वगैरह है, ज़रा थोड़ा सा थिक फैब्रिक होता है। उसके बाद आगे लेट्स से फॉर एग्जांपल और सर्दी है और आपने लेट्स से ऑफिस जाना है या आप एग्जीक्यूटिव हैं, तो आप उसमें आप स्वेटर पहन सकते हैं। बेस्ट स्वेटर जो है वो वी शेप का स्वेटर है, हाफ स्लीव स्वेटर। आई थिंक दैट विल डू इट। हामिद साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जितना कुछ आपने बना दिया है ना, इसके बाद बंदा भालू लगता है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा सा है, वो ये कि देखिए सर्दियों में ख़वातीन के बड़े सारे मसाइल हैं, वैसे तो हर मौसम में, लेकिन सर्दियों में ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। आपने अपनी हाइट का भी ख्याल करना है, अपने मोटापे का भी ख्याल करना है, फिर आप अगर एक्स्ट्रा स्मार्ट है तो भी आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। अब सर्दियों में ज़्यादातर आपको यंगस्टर्स की हम बात करें तो वेस्टर्न में हमारे पास बड़े सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन अगर आप जैकेट पहन लें, ब्लेजर पहन लें, अगर आप स्वेट शर्ट पहन लें, और अगर आप कोई भी इस तरह की अगर आप पहन लें चीज़ जो कि आपकी सर्दी कवर करे, उसमें आप बिला वजह मोटे लगते हैं। इसको कैसे कवर करें ख़वातीन? क्या पहनना चाहिए जिसमें आप प्यारे भी लगे और मोटे भी ना लगे? देखिए, आपने जो बात की यहाँ पे इसीलिए तो ये है कि वो ब्लेयरिंग नहीं होती है, उसके बाद एक मोटी सी जैकेट पहन लेते हैं, स्टिल वो सर्दी लग रही होती है, कभी कभी तारी होती है। तो आई वुड से कि लेट्स लर्न फ्रॉम पीपल हु हैव रियली डेल्ट विद दिस। जब बात की कि इफ़ यू आर लिटिल बिट हैवी, तो हैवी में ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज़्यादा हैवियर कपड़े पहनेंगे तो ऑब्वियसली एक लेयर आपको ऐड तो करेगी, लेकिन आपने ये करना है कि देखें आपने सर्दी से भी बचना है ना, सर्दी से कैसे बचेंगे? तो कॉन्सेप्ट तो ये है कि सर्दी से कैसे बचना है एंड स्टिल लुक गुड। तो गारमेंट्स से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि दे आर वेरी
एग्जैक्टिव गारमेंट्स, उसमें अगर आप जैसे कोई आप सपोज ब्लेजर जैकेट पहन लेते हैं या वो फुली हुई जैकेट पहन लेते हैं, दैट लुक्स हॉरेबल, आप हम सब ये तो रेडी टू वेयर है ना, चलिए आपने गए कोई अच्छी जैकेट खरीदी, पहन ली तो सर्दियाँ कवर हो गई। मनाल, अब हम कस्टमाइज्ड पे आ जाते हैं, बिकॉज यू आर अ फैशन डिज़ाइनर, तो आपको पता है कि लोगों की डिमांड होती है कि हमने फैशन डिज़ाइनर से कपड़े बनवाने हैं, तो ये इमेज हमारे दिमाग में है, ये पिक्चर है, यही जोड़ा ऐसा ही हमें चाहिए। अच्छा, डिमांड्स बहुत सारी होती है। अब आप मुझे बताएं कि जो ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन मिक्स का ट्रेंड आजकल चल रहा है, उससे आप किस तरह से फैशन डिज़ाइनिंग में कैटर करती हैं कि लोगों को एक टिपिकल सलवार कमीज भी चाहिए, लेकिन कोई ना कोई टच उसमें जो है ना वो मॉडर्न का भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले तो हम कॉर्ड सेट्स जो आपको मैं बता रही थी, जिस तरह आपके खदर में या करंडी में कॉर्ड सेट्स हैं, तो उसके अंदर बहुत सी फ्यूजन्स आ जाती हैं। आपके जो स्लीव्स होते हैं उसके डिफरेंट डिज़ाइन हैं, आपकी शर्ट के डिफरेंट कट्स आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपने थोड़ा सा फैंसियर साइड पे जाना है तो काफ्तान्स, आपको पता सबसे ईजी, आपका फुल बॉडी भी कवर हो जाती है, आपको थिकनेस भी उसमें अगर आप उसमें बना रहे हैं, वेलवेट में बना रहे हैं या किसी और मटेरियल में बना रहे हैं, उसमें भी मिल जाता है और स्टाइल भी मिल जाता है। यानी हमारा कश्मीरी हैंड वर्क है, कोई भी टाइप ऑफ वर्क है, आपकी नेक लाइन इनहांस हो जाती है, आपके स्लीव्स इनहांस हो जाते हैं, तो वो एक बहुत ट्रेंडी चीज़ लगती है। अच्छा, मनाल, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ज़्यादातर जारी बात है कि जो यंग जनरेशन है हमारी जितनी भी है, वेस्टर्न अब ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे वैसे सर्दी आ रही है तो कोशिश होती है। अब हम देखते हैं कि गले में भैया लड़कों के तो मफलर होती हैं, अब ख़वातीन जो हैं वो भी कैरी करती है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी कोताहियाँ, बहुत सारी गलतियाँ हम कर लेते हैं। कौन सी ऐसी ड्रेस है जिसके साथ भाई कैरी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, स्कार्फ जो होता है आपको पता है वो एक कोट आपने अगर पहना हुआ है या जैकेट पहनी हुई है उसके अंदर अच्छा लगेगा, एक स्वेटर के ऊपर भी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप शलवार कमीज़ पहन के और उसके ऊपर स्कार्फ ले रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि वो इतना उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा। आपने ना हर चीज़ अपनी देखनी है। अगर आप वेस्टर्न पहन रहे हैं देन यू हैव टू स्टिक टू द वेस्टर्न थिंग्स, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप दुपट्टा गले में ले लेंगे तो इट वोंट कॉम्प्लीमेंट द ड्रेस। सो इसी तरीके से जिस तरह होता है कि वेस्टर्न पहन रहे हैं तो उसको ज़रा आपने सही से अपना इन्हांस करना है। अच्छा, एक और चीज़ मनाल जो हमें कीप इन माइंड रखनी चाहिए, हमने एक ट्रेंड देखा जो कि आजकल चला, और कॉर्ड सेट की अगर हम बात करें तो कुछ लोग बहुत हैवी हैं, कुछ लोग बहुत स्मार्ट हैं, कुछ लोग मीडियम्स में आते हैं, तो आप किसी को कैरी करना समझ में आता है और किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता। आप क्या समझती हैं कि अगर आप एक ट्रेंड पे चल रहे हैं तो वो ट्रेंड आप फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो आपको सूट नहीं कर रहा, तो किस तरह से उसको कस्टमाइजेशन के थ्रू थोड़ा अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली बनाया जा सकता है? ये जो होती है नॉर्मली, आप इस हवाले से देखने वालों को क्या सजेस्ट करेंगे कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए आपको अगर आप फैशन फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर आप आजकल के कॉर्ड सेट्स देखें जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्ट शर्ट आती है और एक स्ट्रेट ट्राउज़र आ जाता है, लेकिन ये हर किसी को सूट नहीं करता। स्पेशली जो हमारी एशियन बॉडी टाइप्स हैं या जो थोड़ी एज में ख़वातीन हैं या इस तरह, उन पे इतना ज़्यादा या थोड़ी सी बल्कि उनकी फ़िज़ीक है उस पर उस तरीके से नहीं सूट करता, तो उसके लिए आप लॉन्ग शर्ट की तरफ जाएंगे और ट्राउज़र्स अपनी फ़िज़ीक के मुताबिक आप उसको सिगरेट पैंट्स करेंगे। इस तरीके से वेरिएशन करके आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी कर्वी फिजिक है, उनको अपनी वेस्ट लाइन से इशू होता है कि भाई वेस्ट लाइन नहीं नज़र आ रही, तो उसको एनहांस करने के लिए बेल्ट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। सो आपको हमें सब एक और चीज़, बात तो हम लोगों की कर रहे हैं भैया, हम आपके सुहाब के साथ बैठिए और मैं कहीं ना कहीं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, आपके सामने हूँ, क्या कर लेना चाहिए हम दोनों, क्योंकि सर्दी आ रही है, ड्रेसिंग के हवाले से क्या किस तरह चीज़ है वो ज़्यादा सूट करेगी? एक एलिमेंट है जो क्लोथिंग में जो आपको स्लिम स्मार्ट भी दिखा सकता है और जैसे सोहा ने कहा कि बहुत बल्कि भी नहीं लग सकते, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, वो है टॉप कोट। पाकिस्तान में टॉप कोट का, ओवर कोट का बिल्कुल रवाज नहीं है और आई थिंक इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऑन मेन एंड वीमेन बोथ। उसमें जो है फैब्रिक्स हैं काफ़ी, इसमें आप कैशमीर में जा सकते हैं, आप ट्वीड में जा सकते हैं, एंड अगर वो कट उसका जैसे आप कह रही थी कि बॉडी कैसी होनी चाहिए, कट कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली अगर आप जो है वो शॉर्ट हैं तो फिर उसके लंबा ओवरकोट जो है बहुत ज़्यादा वो आपके ऊपर अजीब सा लगेगा। इसके अलावा एक और आइटम है जो पाकिस्तान में जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो है कार कोट, क्योंकि सर्दियों में जब आप कार में बैठती हैं तो फिर आप कैसे हाउ यू कैन स्टिल लुक गुड एंड उसकी ज़रा शॉर्टर वर्जन होती है। तो मैं ये कहूँगा कार कोट और टॉप कोट, ओवर कोट जो है पाकिस्तान में ना बनाए जाते हैं ना दिखाए जाते हैं। और अगर आप देखें किसी खातून को अगर उसने शलवार कमीज पहना हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल नाइस ड्रेस किया हुआ है, उसके ऊपर वो मैनली टाइप का वो एक्चुअली उसका कॉलर होता है, व्हाट इट लुक्स लाइक। आई विश आई कुड शो यू। मनाल, वैसे अगर हम देखें, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो
ख़वातीन हैं भाई, बाल मेरे प्यारे आने चाहिए, दिखने चाहिए। अब जाहिर बात है सर्दियाँ भी हैं, उससे भी छुपना है भाई, अपने आप को बचाना है, तो फिर क्या किया जाए? जैसे मैंने कहा है कि देखें, एक तो लेयरिंग है, लेयरिंग तो आपको करनी पड़ेगी। अगर लेयरिंग नहीं करेंगे तो फिर आप कपवाते रहेंगे। वार्मर इतने चल रहे हैं ना, यू कैन वेयर दैट द बॉडी टाइप, आपकी जो भी है आप वार्मर्स पहने और बड़ा आराम से आप उसे कैरी कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं हामिद साहब, जो हरमीत का सवाल है उसी में मेरा भी सवाल ऐड कर लें, फिर इकट्ठा जवाब इनका दे दें कि अब हरमीत और मैं कोऑर्डिनेट करते हैं अक्सर, और हमारी कोशिश ये होती है कि टू लुक गुड ऑन स्क्रीन हम कोऑर्डिनेट भी करें और एक जैसी चीज़ें भी कैरी करें, लेकिन हम हर कलर ट्राई करते हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो सर्दियों में खासतौर पे कि हमारी बॉडी कंटूर हो जाती है, हमने सिर्फ काला ही पहनना है, इसके अलावा कुछ नहीं पहनना। अगर आप बीइंग अ कंसल्टेंट, आपको क्या लगता है कि आपको हर कलर ट्राई करना चाहिए? अगर आपकी बॉडी टाइप जो भी है, आपको ज़रा ओपन रहना चाहिए सर्दियों में? मेरा नहीं ख्याल कि आपको हर कलर ट्राई करना चाहिए। देखिए सर्टन कलर्स हैं जो पाकिस्तानी स्किन टोन पे, आई कलर, हेयर कलर के साथ मोर कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मैं बताता हूँ, जिससे अभी अपने ब्लैक का कहा, ब्लैक को आपने रूल आउट कर दिया। ब्लैक वुड बी द, आई मीन यू कैन नेवर गो रॉन्ग। ब्लैक मीन्स पावर कलर। और दूसरी बात यह है कि जिसे आपने आज काफ़ी फोकस कर रही हैं हैवी के ऊपर, हैवी सेट बॉडी मैन और वुमन जो भी है उसको स्लिमर दिखाता है। ऑब्वियसली जैसे एक कमरा है उसको वाइट है तो वाइट कर दे तो बड़ा हो जाता है, अगर उसको ब्लैक कर दें, पेंट कर दें तो इट बिकम स्मॉलर। सेम आइडिया है बॉडी का। दूसरी बात यह है कि ब्लैक इज़ पावर। उसके बाद जो बेस्ट कलर, सेकंड बेस्ट कलर है वो है नेवी, डार्क नेवी, एज क्लोज एज टू ब्लैक। अच्छा वो क्या शो करता है? वो शो करता है कि यू हैव अथॉरिटी बट एट द सेम टाइम यू हैव अप्रोचेबिलिटी, टॉक टू मी एंड ऑल दैट। तीसरा कलर जो है वो चारकोल ग्रे है, हमारी स्किन टोन में बहुत अच्छा लगता है। मैन वुमन डजंट मैटर, आप इसे ट्रिमिंग कर सकती हैं, पाइपिंग कर सकती हैं, यू कैन मेक इट लुक, बिकॉज समटाइम्स वीमेन से कि आप तो बिल्कुल सॉलिड कलर्स की बात करते हैं, रंग निकाल दिए आपने लाइफ में से ये वो, तो आप उसके पाइपिंग के साथ और उसके साथ नाइसली अगर आप ट्रिमिंग कर लेते हो, आई थिंक यू कैन लुक ग्रेट। इसके अलावा जो है मीडियम ग्रे और लाइट ग्रे, ये 4-5 कलर्स हैं, यू लुक एब्सोल्युटली ग्रेट इन दिस। फॉर वीमेन रेड कलर इज एब्सोल्युटली ग्रेट। पिंक में आ जाएं आप, मतलब मेरी दस्तार चल सकती है सर इसमें। मनाल आपकी तरफ आऊंगा। जाहिर बात है वही दिसंबर और नवंबर के जब भी दिन करीब आते हैं तो भैया शादियों का रुझान बढ़ जाता है। तो ऐसे में कौन से ट्रेंड अब इन हैं, और कहीं ना कहीं जो सर्दियों में लोग जाते हैं, फिर सोहा ने जो बात की, किसी ने साड़ी पहननी है, किसी ने ज्यादा खूबसूरत दिखना है, तो भाई क्या किया जाए? जी एक्चुअली इस तरह है कि आपने, अब आपको पता है शादियों के अंदर वी हैव अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स के आपके पास इतने स्टाइल्स होते हैं जिसको आप कैरी कर सकते हैं। लॉन्ग शर्ट्स आपको पता है सबसे इजी टू कैरी होती हैं। लॉन्ग शर्ट्स के ऊपर आपने काम किया हुआ है और साथ में आप एक एक्स्ट्रा शॉल साथ रख सकते हैं, क्योंकि हम ईस्टर्न वेयर की बात करें तो हमारा ट्रेडिशन ऐसा है कि हमारी अपनी जो शॉल्स हैं अपने ट्रेडिशन की पाकिस्तानी, उसमें कश्मीरी आप शॉल ले लें, उसमें आप पश्मीना की आम शॉल ले लें, उसमें आप कोई भी शॉल को कॉन्ट्रास्ट करके भी साथ में कैरी कर सकते हैं, और वो करनी चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जैसे ही आपकी शादी ओवर होती है और आप हॉल से निकलते हैं तो एकदम से आप कांपने लग जाते हैं, तो वो ज़रा नहीं लगता। तो एक साथ में शॉल रखें तो वो बड़ा ही एक प्यारा उससे इफेक्ट और एलिगेंट सा, बड़ा रॉयल सी लुक लगती है। आई वुड लाइक टू ऐड कि देखिए शादियों में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यूजुअली यू ट्रैवल, आप किसी ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं, आप कार में जाते हैं, कार में हीट है एंड ऑल दैट, तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत सारा लेड अप होकर जाएंगे तो यू विल बी और स्वेटी बाय द टाइम यू गेट टू वेडिंग हॉल। दूसरी बात है कौन सा वेडिंग हॉल है जहाँ पे हीट नहीं है आजकल, हाँ। तो सबसे बड़ी बात मैं जो भी बात अपनी कुछ इंडिकेट करने लगा हूँ, वो जो टॉप कोट है वो पाकिस्तान में इसलिए भी अक्सर लोग नहीं यूज़ करते क्योंकि जब वो जाते हैं तो वो कहाँ उसे लटकाएंगे कहाँ पे, अमेरिका में और यूरोप में तो ये है कि आप जाएं किसी भी शादी हॉल में तो देयर पीपल देयर, दे टेक योर टॉप कोट्स, दे हैंग इट प्रॉपर्ली। तो यहाँ आप कहाँ कुर्सी पे रखेंगे, चेयर पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे? हम सब अक्सर तो गुम हो जाते हैं ना, फिर अक्सर तो हमें रूम में हो जाते हैं उस चीज़ से। अच्छा मनाल, डू यू प्ले विद कलर्स? अगर हम बात करें व्हेन समवन कम अप टू यू एज अ कस्टमर, तो हमेशा उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है डिज़ाइनर का, जो कि या तो कन्विंस कर लेता है या फिर कन्विंस हो जाता है। तो आप क्या समझती हैं कि आप कलर्स के साथ खेलती हैं और कन्विंस कर लेती हैं कि यू शुड ट्राई दिस, यू शुड ट्राई दिस? जी बिल्कुल, मैं तो कलर पैलेट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ और आई वांट माय क्लाइंट्स टू वेयर एवरी कलर पैलेट। मतलब मैं इस तरह लिमिट नहीं करती कि आपने सिर्फ ये कलर या ये कलर पहनना है, क्योंकि जाहिर है हमारी ज़्यादातर क्लाइंटेल है ही ख़वातीन और उनको बहुत ज़्यादा होता है शौक, मतलब कॉन्शियस होते हैं, कलर्स का होता है। एंड प्लस अगर हम सिर्फ ब्लैक बनाने लग जाएं तो अब मेजेंटा में भी बहुत सी टोन्स हैं, उसमें आप ब्राइट में भी जा सकते हैं, उसमें डीपर टोन्स में
में भी जा सकते हैं। तो डीपर टोन्स आपको पता है कितनी विंटर में खूबसूरत लगती हैं। जैसे आजकल बहुत ट्रेंड है ना, माउस कलर, मैजेंटा कलर, ऑरेंज कलर एंड ऑल दैट। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिटिल बिट डिफरेंट है आपसे। जी, जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें, अगर तो आप प्रोफेशनली ड्रेस कर रहे हैं तो पार्टी वार्टी के लिए ड्रेस कर रहे हैं तो यू कैन हैव यू नो पार्टी देयर, यू नो, डू व्हाट योर ब्रीथ योर हार्ट। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल में ऑब्वियसली आपने पूरा डे स्पेंड करना है, मेल फीमेल डजंट मैटर, कॉर्पोरेट वुमेन है, कॉर्पोरेट मैन है, तो उसमें यह है कि जो मेन आई थिंक क्राइटेरिया है वो ये है कि कलर आपके लिए, आपके बारे में कहता क्या है, आपने आपको प्रोजेक्ट कैसे करना है। अगर एक कलर है जैसे वो ठीक है आप पहन सकती हैं, लेकिन इट डज नॉट प्रोजेक्ट अथॉरिटी, इट डज नॉट प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस, इट डज नॉट प्रोजेक्ट, तो फिर यू नो गेम इज ओवर। लाइक नियॉन कलर इज समथिंग लाइक फंकी कलर्स होते हैं, वो आपको बहुत बुरा इमेज दे रहे होते हैं, नॉन सीरियसनेस वाली जो इमेज आ रही है। बिल्कुल सही बात है। तो आप स्पॉइल कर देती है। जी बिल्कुल, उसमें आपको मैं अपने यू नो आई डू कंसल्टेशन टू ऑल प्रोफेशनल मैन एंड वुमेन, तो मैंने कहता हूँ कि इस बात को भूल जाएं, ट्रेंडिंग में क्या है और आपको क्या अच्छा लगता है, गो फॉर व्हाट रियली वर्क्स फॉर यू एंड टू मेक योर make yourself effective। वो जो भी आपका एजेंडा है, if you're selling something, you know, that should help you। And that is called confidence, हाँ, you know, जो आपको कैरी करना चाहिए। हमें सब थैंक यू सो मच बीइंग हियर मिनाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। बोथ ऑफ यू, होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट मेकअप दैट यू कैन वेयर। आप काला पहने, नीला पहने, माउस कलर पहने, ऑरेंज कलर पहने, मैजेंटा पहने, व्हाटएवर यू वांट टू वेयर, लेकिन उसके अलावा जो आपका कॉन्फिडेंस आप साथ कैरी करेंगे ना, वो आपकी पर्सनैलिटी बनाता है। तो सर्दियाँ हैं भी, इंजॉय करें, जो पहनने लेकिन ट्रेंड के साथ साथ अपने आप को भी देखें। तो मेरे ख्याल से आपकी पर्सनैलिटी का एक इम्पैक्ट जो पड़ेगा आपकी ड्रेसिंग सेंस से, वो बड़ी देर तक रहता है लोगों के दिमाग में। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सो वी आर डन विद आवर शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने राइट लेफ्ट लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।